युग डरते हुए अभिमन्यु से कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कैसी आवाज? यार लड़की की आवाज। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार ये तूने क्या जब से लड़की की आवाज लगा कर रखा है? जब से यहाँ पर आया है कह रहा है लड़की की आवाज, लड़की की आवाज। किस लड़की की आवाज की बात कर रहा है तू? यार पता नहीं, पर सच में मैंने 2-3 बार किसी लड़की की आवाज सुनी। लगता है तेरे कान ना कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। ये बता, तू रास्ते भर कान में हेडफोन डालकर गाने सुनते हुए आया है ना? हाँ, पर ये बात तुझे कैसे पता? यार तभी तो तुझे आवाज सुनाई दे रही है। होता क्या है ना, जब भी हम 3-4 घंटे तक लगातार गाने सुनते हैं ना, तो उनके बोल हमें याद रह जाते हैं और वही बोल हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं। यार पर युग कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, परवर छोड़ यार, तब से कह रहा था कि ग्रेवयार्ड कोठी जाना है और अब ताला खुल गया तो बाहर खड़ा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? या फिर किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और तेरा गृह प्रवेश करवाएगा? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और कोठी के अंदर घुस जाता है। कोठी के अंदर लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेर नगरी में आ गए हो। युग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। अपना बचपन कोठी में ही गुजारने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहां पर है। कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वो जैसे ही स्विच दबाता है, कोठी के अंदर चारों तरफ उजाला हो जाता है। कोठी रोशनी से जगमगा उठती है। अभिमन्यु हैलोजन के बल्ब को देखते हुए कहता है, यार तुमने एक चीज नोटिस की? युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी चीज? यही यार कि ये कोठी 13 सालों से बंद थी, पर तू खुद देख, लाइट का कनेक्शन अभी तक काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है लाइट का कनेक्शन बिजली विभाग वालों ने काटा ही ना हो। अभिमन्यु फटाक से पूछता है, और वो क्यों? क्योंकि उनके मन में भी यक्षिणी का खौफ होगा और वो यहां पर आने से डरते होंगे, इसलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा ही नहीं होगा। अभिमन्यु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे युग की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो कोठी को देखने लग जाता है। 13 सालों से कोठी बंद होने के कारण हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने कई सारे जाले बनाकर रखे हुए थे। कोठी के अंदर 2 बड़े से गुंबद बने हुए थे, जो कोठी की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। कोठी की सीढ़ियां संगमरमर से बनी हुई थी। हॉल में बर्माटिक और बेजिलियम के बड़े बड़े झूमर थे। कोठी का फर्नीचर मोहगनी की लकड़ी का था। दीवारों पर कई कलाकृतियां बनी हुई थी, जिसकी सजावट के लिए तलवारें, रस्सी, कुल्हाड़ी, अलग अलग चीजें टंगी हुई थी, जो काफी पुराने जमाने की थी। उन पुरानी चीजों को देखकर ऐसा लगता था कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। अभिमन्यु कोठी के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, यार ये ग्रेवयार्ड कोठी अंदर से तो बहुत आलीशान है। इतनी पुरानी इमारत है, पर देख, ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनाई गई हो। कुछ भी बोलो यार, ये अंग्रेज लोग ना काम एकदम बढ़िया करते हैं। इतना बढ़िया कि सालों साल तक चले। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी कोठी इतने सालों से बंद क्यों रखी थी। युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है और वो गौर से कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोठी को देखकर उसके बचपन की यादें ताजा हो गई हो। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार इस कोठी की भी ना बड़ी बेकार किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपने वेकेशन खत्म करके तू तो यहाँ से चला जाएगा और फिर इतनी प्यारी कोठी फिर से बंद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है,
अरे अपने शहर बैंगलोर जहां पर तू रहता है, और कहां पर जाएगा? तू यहाँ पर अपनी छुट्टियां ही बिताने आया है ना? शहर से मन भर गया होगा तो। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बैंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं पर रहूंगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? तूने बैंगलोर छोड़ दिया है? पर क्यों? तू तो बैंगलोर में सेटल हो गया था ना? अंकल जी के शांत हो जाने के बाद 13 सालों से वहीं पर रहा है तू, और अब ऐसा क्या हो गया कि तू अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ गया? तुझे पता है ना, गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से बहुत अलग होती है, और ये बंगला मुड़ा गांव है, यहाँ पर नेसेसरी चीज भी मुश्किल से मिलती है। हाँ पता है मुझे, पर मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब मैं हमेशा यहीं पर ही रहूंगा। पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अपना सब कुछ छोड़कर गांव रहने आ गया? यार अभिमन्यु, देख अभी ना मेरा तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, लंबा सफर करने के कारण नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे, मैं तुझे सुबह सब कुछ बताता हूं ना। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ चल ठीक है, पर तू सोएगा कहां पर? कोठी में सब जगह तो धूल जमी हुई है, इतनी धूल पर सोएगा क्या? अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, लगता है कल सुबह उठकर सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। खैर, रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं, वही बिछाकर सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ ठीक है। युग अपने बैग में से ब्लैंकेट निकालता है और दोनों उसे बिछाकर उस पर सो जाते हैं। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था, तभी मुर्गे के बाग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासे लेते हुए अपनी आंखें खोलता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में युग नहीं सो रहा था। अभिमन्यु हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये युग कहां चले गया सुबह उठते से ही? रात में तो यहीं पर सोया था मेरे साथ। अभिमन्यु युग को कोठी में ढूंढने लग जाता है और आवाज लगाते हुए कहता है, युग, ओ युग, कहां पर है तू? अभिमन्यु युग को बार बार आवाज लगाए जा रहा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने नीचे के सारे कमरों में युग को ढूंढ लिया था, पर वो कहीं भी उसे मिल नहीं रहा था। अभिमन्यु परेशान हो गया था। अभिमन्यु युग को ढूंढते ढूंढते संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि सीढ़ियों के जस्ट ऊपर ही एक बड़ी सी खिड़की थी जहां पर युग खड़ा हुआ था। अभिमन्यु युग से कहता है, युग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा हूं, तो कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? युग अभी भी अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। वो बड़ी ही गंभीरता के साथ खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में खोया हुआ हो। अभिमन्यु युग को हिलाते हुए कहता है, युग, ओ युग, तू ठीक है? कहां पर खो गया? अभिमन्यु के हिलाने पर युग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे अभिमन्यु, तो उठ गया? हाँ मैं तो उठ गया, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है और कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? युग खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देख। जब अभिमन्यु खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर का मनमोहक नजारा देखकर खुश हो जाता है। कोठी की खिड़की से किश्नोई नदी साफ नजर आ रही थी जो शांति के साथ बह रही थी। साथ में काला झाड़ी का जंगल भी नजर आ रहा था जो दूर तक फैला हुआ था। नदी काफी चौड़ी थी जिस कारण वो पूरी नजर नहीं आ रही थी। युग खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, तुझे पता है अभिमन्यु, बचपन में पापा अक्सर इसी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठा करते थे और घंटों बाहर झांकते रहते थे। माँ के कहने पर भी पापा नहीं उठते थे।
और जब माँ पापा से पूछती थी कि बाहर क्या देख रहे हो, तो पापा मजाक से कहते, तुम्हारी सौतन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो नदी के पास आए और कब मुझे इशारा करके बुलाए और फिर कब मैं उसके पास चला जाऊं। इसी बात पर पापा मम्मी की प्यार भरी नोकझोंक होते रहती थी। ये बात कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अभिमन्यु, तुझे पता है, जब खुशी के पल यादों में तब्दील हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो खुशी के पल कभी लौटकर वापस नहीं आने वाले, तो वही खुशी के पल हमें सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाते हैं। अभिमन्यु युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार योग, संभाल अपने आप को। मैं समझ सकता हूं तेरा दर्द, पर बीती बातों को याद करके उस पर आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं। भूल जा पुरानी यादों को और एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़, समझा? आगे ही तो बढ़ रहा हूं पिछले 13 सालों से, वो भी अकेले। यार तू ये क्यों सोचता है कि तू अकेला है? मैं हूं ना तेरे साथ, और दोस्त लोग भी तो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं ना। चांदनी रात थी और युग एक लड़की के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। छोटी छोटी लहरें बार बार उन दोनों के पैरों को स्पर्श कर रही थी। युग का चेहरा तो साफ दिख रहा था, पर लड़की का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपना सिर युग के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। वो लड़की आसमान में दिख रहे चांद को देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं आपसे?